अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, था जिसका इंतज़ार वो आज हो गया। सुप्रीम कोर्ट का शॉर्ट ऑर्डर आ गया। 5 रुकनी बेंच ने अपना ऑर्डर, मुत्तफ़िका ऑर्डर सुना दिया और सबसे अहम बात यह कि जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग थी उसको आइन से मुतसादम करार दे दिया गया। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर का एडवाइस टू प्रेसिडेंट उसको भी कलअदम करार दे दिया गया और नतीजतन जो सदर ने कौमी असेंबली डिसॉल्व की थी वो भी फैसला कलअदम करार दे दिया गया। और उसके बाद वजीर आजम इमरान खान साहब अपनी पुरानी हैसियत में मौजूद हैं, तमाम फेडरल मिनिस्टर्स भी वापस अपनी उसी हैसियत में, स्टेट मिनिस्टर्स भी, एडवाइजर्स भी। और इससे बढ़कर 9 अप्रैल को यानी कि परसों सेशन बुलाने की भी हदायत दे दी गई है स्पीकर को और कहा गया है कि जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है उसके ऊपर बाकायदा वोटिंग कराई जाए और उस अमल के मुकम्मल होने तक सेशन जो है बर्खास्त नहीं किया जाएगा। बिल्कुल वही जो 37(8) रूल्स ऑफ बिजनेस का जो 37(8) कॉलम है उसमें वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि अगर कोई रेजोल्यूशन आ जाता है और उसके ऊपर वो कंप्लीट नहीं होता तो तब तक सेशन जो है वो प्रोरोग नहीं किया जा सकता। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो सवालात थे वो एड्रेस हो गए हैं। आइंदा सियासी सूरत हाल जो है वो क्या बनती है इस हवाले से इस आज रात को ही प्राइम मिनिस्टर ने अपना एक हंगामी इजलास बनी गाला में बुला लिया था और इस दौरान हमने देखा कि जो पंजाब में सूरत हाल बनी, पंजाब असेंबली में, वहां पे भी इस वक्त अभी तक कोई चीफ मिनिस्टर नहीं है। तो अब जो सूरत हाल, जो सी चेंज है, वो लग रहा है कि जो ऑपोजिशन जो चाहती थी वो हो गया है। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करने के लिए मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं सेनेटर आजिज धामड़ा साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। सेनेटर आजिज धामड़ा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अदील वड़ाइच किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर एनालिस्ट, हमारे अपने पब्लिक टीवी के। अदील, आपके भी वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। राना एहसान अफजल साहब, यंग लीडर ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया, बहुत बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल साहब आपका भी। नदीम कुरैशी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। नदीम कुरैशी साहब रहनुमा तहरीक इंसाफ, MPA पंजाब, और वहाँ की सूरत हाल का भी इनसे पूछेंगे। सेनेटर आजिज धामड़ा साहब, मुबारक हो आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। मेरे ख्याल में ये मुबारक आपके स्टूडियो और आपके चैनल की तवसत से मैं पूरी पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तान से बाहर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो जमहूरी लोग हैं, जो जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, उन सबको मुबारक देता हूँ। ये आपकी भी जंग थी, जर्नलिस्ट की जंग थी, आपके कैमरामैनों की जंग थी, जमहूरियत पसंदों की जंग थी। और आज के ख़ास तौर पर रमज़ान के बाबरकत मौके पे तो मैं आज के जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है उस पर जो अपोजिशन के तवसत से पूरे जमहूरी अवाम की जो फतेह हुई है उस पर मुबारकबाद देता हूँ और आपे में रह के दे रहा हूँ कि हमें इस मुल्क को मजबूत करना है, उसकी मईशत को मजबूत करना है और ये एटमी मुल्क है, सब ने मिल के काम करना है। और PTI के दोस्तों को भी कहना चाहता हूँ कि वो आए, मिल के हम इस पहले तो मुल्क को मजबूत करें। उसके साथ साथ मैं वफाकी हुकूमत की बहाली की भी वफाकी हुकूमत को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। देखें, ये डेमोक्रेटिक हमारा माइंड है, जब हम जमहूरियत की बात करते हैं तो इस फैसले के साथ साथ, क्योंकि वो बहाल हो गई, वफाकी हुकूमत बहाल हो गई है, प्राइम मिनिस्टर अपनी पोजीशन पे आ गए हैं और काबीना बहाल हो गई है, वो मुशीर वज़ीर जो बड़े खुसूसी वज़ीर थे वो भी बहाल हो गए हैं और जो 10 नंबर वज़ीरों में शामिल नहीं थे वो भी बहाल हो गए हैं और जो मशवरे देते रहे इमरान खान को वो भी बहाल हो गए। तो मैं कतई नज़र इस बात के कि मैं सिर्फ जमहूरियत पसंद अपोजिशन को मुबारक दूँ, मैं आपके तवसत से PTI को भी वफाकी हुकूमत की बहाली पे मुबारकबाद। कितने घंटों की मुबारकबाद है ये? मेरे ख्याल में कि 9 तारीख तक वो सुबह 10:30 बजे बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, कि आप उम्मीद रखूंगा कि अब कोई गैर जमहूरी बराए मेहरबानी इकदाम नहीं उठाएंगे। अगर आप कप्तान हैं, आपके पास टीम है, आप मुकाबला करना चाहते हैं तो उसके लिए ग्राउंड की ज़रूरत होती है। घर में बैठे अगर आप दावा करेंगे कि मैं तगड़ा कप्तान हूं, आप खेलेंगे नहीं तो कैसे पता पड़ेगा कि आप कप्तान हैं? क्या लग रहा है? इसलिए मेरे ख्याल में नतीजा आपके सामने है, रिजल्ट वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस फेस करेंगे आके प्राइम मिनिस्टर इमरान खान? पता नहीं, मुझे क्यों लग रहा है कि एक बार फिर वो छुपने की और भागने की कोशिश करेंगे। मगर मैं अगेन कह रहा हूं कि जो हुआ सो हुआ। आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 0 से स्टार्ट करते हैं और आप जीते या हारें, आप पाकिस्तानियों को ये बताएं, जमहूरियत पसंदों को ये बताएं कि जी हमने मुकाबला किया मगर हम हार गए, या हो सकता है कि आप जीत जाए। मतलब मुकाबले की ये सारी कहानी शुरू हुई थी वो तो अभी वहीं की वहीं है। वो मरासला, वो गद्दार आप लोग, आर्टिकल 5,
अगर असेंबली जो जिस तरह ऑर्डर में कहा गया है, जो अदील बड़ाई से स्माइल कर रहे हैं, इट इज डिक्लेयर्ड दैट द असेंबली वाज एट ऑल टाइम्स एंड कंटिन्यूज टू रिमेन इन सेशन एज समन्ड बाय द स्पीकर ऑन 322 फॉर 25 322 ऑन द रिक्विजिशन मूव बाय द, वो जो पूरा, यानी कि उस दिन से असेंबली अगर अभी है तो उसी असेंबली में सिटिंग उस वक्त के जो उस वक्त लॉ मिनिस्टर का पोर्टफोलियो भी था, उन्होंने आर्टिकल 5 इन्वोक किया था और उसी के तहत आप लोगों को सब कुछ ये देखना पड़ा, तो वो तो वहीं पे उसका क्या बनेगा? देखिए, पहली बात तो तब तक के लिए चलो हम गद्दारी सही, तब तक के लिए। अब 9 तारीख को जब इजलास होगा, वोटिंग प्रोसेस पे अब रुकावट नहीं डाली जा सकेगी, कम से कम इस फैसले से ये हुआ। बिल्कुल, वो पहले तो आप वोटिंग कराएं, पहले तो आप ये सारा डिसीजन लें। नेक्स्ट कमिंग जो आपका लॉ मिनिस्टर आएगा, देन डिसाइड कि वो क्या राय रखते हैं उन 200 अराकीन के लिए जिनको ये गद्दार करार देते हैं। तब तक के लिए एक दिन मजीद क्योंकि एक दिन मिल गया, इनकी वजारत दाखिला जो है वो बहाल हो गई है, वो कार्रवाई करना चाहें के लिए अगर वो कार्रवाई हो सकता है करें। अगर उसको सामने रखते हुए कोई कार्रवाई कर दी प्राइम मिनिस्टर ने, मैं तो अभी से कह रहा हूं ना कि हुकूमत बहाल हो गई, मैंने मुबारकबाद देती। तो अब ये हुकूमत पे डिपेंड करता है कि आज रात तारीखी में या कल सुबह के दिन अगर कोई कार्रवाई करना चाहे गद्दारों के खिलाफ, तो वो इनका अपना मंशा है। मतलब जब तक वैसे एक बड़े सूबे की असेंबली को ताले तो लगा दिए इन्होंने, बाकी गद्दारों के घर पे हो सकता है कि हल्ला गुल्ला बोल दें, ये अपने कारकुनों के थ्रू बुलवा दें या कोई कार्रवाई कर दें। अब ये इनके ऊपर डिपेंड करता है कि गद्दारों के खिलाफ क्या कार्रवाई। राना एहसान अफजल साहब, बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा फैसला है। आज डिबेट हो रही थी कि नजरिया जरूरत कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो मिडल वे तलाश करेगी, क्योंकि असेंबलियां डिसॉल्व हो चुकी हैं, इलेक्शन अनाउंस हो चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान के आईन की जीत हुई, जमहूरियत की जीत हुई। और मैं समझता हूं कि जो नजरिया जरूरत था उसको सुप्रीम कोर्ट ने दफन कर, बहुत बड़ा फैसला। और देखें, एक और चीज इसके साथ हुई, 2 धब्बे इमरान खान के साथ हमेशा लगे रहेंगे। एक कि वो उसने आईन तोड़ा, वो आईन शिकन है, जो कि पहले पाकिस्तान की तारीख में डिक्टेटर करते रहे, और ये पहला जमहूरी लीडर है जिसने आईन को तोड़ा। दूसरा, जो गद्दारी के इल्जाम इसने लगाए वो डस्टबिन में चले, वो खत्म हो गए। साबित हो गया कि वो झूठ था, फ्रॉड था, फरेब था, अवाम को धोखा दिया गया, बुकलाया। दूसरे तो ये बहुत बहुत बड़ा आज दिन है पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए, सबको मुबारक हो। और मैं समझता हूं कि अब उनके लिए ये जो आप कह रहे हैं वो कुछ करना दें, वो क्या करेंगे? अब अगर अब भी वो कुछ करेंगे तो वो अपने आप को नुकसान पहुंचाएंगे, पीटीआई को नुकसान पहुंचाएंगे, जो वो पहले ही बहुत ज्यादा पहुंचा चुके हैं। अब उनके पास एक ही रास्ता है कि वो पाकिस्तान के आईन के अंदर रहते हुए अमल करें, जो भी उन्होंने अमल करा। तो कोई प्लान तो उन्होंने भी बनाया होगा ना, तो ये भी तो हो सकता है, तो उसके उन्होंने सोचा होगा, तो फिर वो यही कहेंगे कि फिर ये मैदान है तो फिर ठीक है, फिर ऐसे नहीं तो फिर ऐसे ही सही। देखिए, ये कोई जमहूरियत के अंदर ये खेल नहीं है। पाकिस्तान मजाक नहीं है, पाकिस्तान का आइन मजाक नहीं है। पहले भी उन्होंने मजाक किया पाकिस्तान के आइन के साथ, पाकिस्तान की मईशत के साथ मजाक किया। आज आप देखें, जमीर साहब 2.5% मॉनेटरी पॉलिसी का रेट इन्होंने बढ़ा दिया, जो रोक के बैठे हुए थे 3 महीने में। डॉलर 10 रुपए छलांग मार दिया। ये कौन सी मईशत इन्होंने अच्छी की थी जो दिनों के अंदर तबाह हो गई? ये जो मजाक है, ये पाकिस्तान की अवाम के साथ मजाक बंद करें, पाकिस्तान की मईशत के साथ मजाक बंद करें, पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ मजाक बंद करें, और भागे मत, तुम दबा के मत भागे। अपना मुकाबला तो बहुत स्वेर तरीके से लड़ने को तैयार होंगे, हो सकता है प्लान भी ये हो। जमीर साहब, मैं बता दूं, मैं कभी पशीन नहीं करता, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंशाल्लाह ताला शहबाज शरीफ साहब हल्फ लेंगे वजीर आजम का, और जमहूरी तरीके से लेंगे। और ये जो धब्बा इमरान खान ने लगाया अपने ऊपर, ये इनके ऊपर आज नहीं, कल नहीं, चले अगले साल नहीं, लेकिन कभी ना कभी आर्टिकल 6 लगेगा इमरान खान। सही, बिल्कुल सही। नदीम कुरैशी साहब, 2 शेरवानियां, उनमें से एक तो अब आज कंफर्म होती लग रही है, जो वफाक की थी। पंजाब की शेरवानी का मुझे नहीं मालूम वो आप किसको पहनाएंगे। आपकी मुस्कुराहट मुझे बता रही है कि बड़ी खुशदिली से आपने ये फैसला कबूल किया। जमीर साहब, जाहिर है एक पॉलिटिकल पार्टी में, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी में हर तरह का थिंक टैंक होता है। मैं अब फ्रंट लाइन अपनी पार्टी के साथ कल भी खड़ा था, आज भी खड़ा हूं। मुझे जाहिर है हमने एक तय किया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला हम सब के लिए मानना जरूरी है, और मैं खुशदिली से इस फैसले को कबूल भी करता हूं। और मैं अपनी
लीडरशिप से भी अपील करूंगा आपके चैनल के तवज्जुह से, और जो मेरी डोमेन बनती है मैंने वहां भी रिक्वेस्ट किया है कि वी शुड फॉलो दिस डिसीजन। लेकिन तारीख हमेशा इस बात को याद रखेगी कि जो लोग पार्लियामान और आइन का नाम लेकर सियासत करते रहे, उन्होंने हमेशा पार्लियामान और पाकिस्तान के आइन को अपने घर की लौंडी समझा। वो छांगा मांगा हो, वो अता मालिका की क़यादत में बनाया जाने वाला वो ग्रुप हो, वो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट पर हमला हो, वो अपनी मर्जी के डिसीजंस आने पर आइन और पार्लियामान की बालादस्ती का झंडा बुलंद करना और मर्जी के खिलाफ फैसले आने पर पार्लियामान पर और पाकिस्तान के हर इदारों को गद्दार करार देना, इसका फैसला पाकिस्तान का मॉडरेट करेगा। मैं समझता हूं हमें ये फैसला जरूर मानना चाहिए, लेकिन इस फैसले के साथ साथ आज ये फैसला पाकिस्तानी अवाम के सामने बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ गया। पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में पेश होने वाला एक मेमो जिसको किसी एक शख्स ने भी रिजेक्ट नहीं किया, 1 से 2 दिन में लोगों की वफादारियां खरीदना, इस पॉलिटिक्स पर, इस नजरिए पर, इस नारे पर मियां नवाज शरीफ साहब ने पानामा के बाद पूरी पॉलिटिक्स की कि वोट को इज्जत दो, और उन्होंने उन वोटों को जिनको वो कहा करते थे ये सिलेक्टेड है, ये आरोस की पैदावार है, ये तो जनाब जनरल पाशा की बनाई हुई जमात है, उन्हीं लोगों को मनाकर उन्हीं लोगों को एलियंस देते रहे, जिस जमीन पर इल्जाम लगाते रहे पाकिस्तान की सारी मईशत। सही सही। चलें, मैं चाहूंगा कि अदील वड़ाइच, आपके सामने इस वक्त 3 बड़ी मेजर पार्टीज का पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। एक चीज़ मैंने जो नोट की है कि हर जगह कॉन्ट्री टू द कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है, मुतसादम। ये नहीं कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ा गया है या कॉन्स्टिट्यूशन की, मतलब ये इट्स अ लाइट वर्ड। बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है ज़मीर साहब आपने कि दोनों फ्री कैन जो हैं, हुकूमत और अपोजिशन, किस बात पे झगड़ रहे हैं। एक कह रहा है जी आपने आर्टिकल 5 की वायलेशन की है, और एक कह रहा है कि आपने आर्टिकल 6 का इतलाक आप पे होता है। तो फैसले में तो इसका जिक्र ही नहीं है कहीं पर। इसमें कहीं ये नहीं लिखा कि स्पीकर ने या गवर्नमेंट ने कोई ऐसा काम किया है जिस पे उन पे आर्टिकल 6 लगना चाहिए, और इसमें कहीं ये नहीं लिखा कि जी अपोजिशन ने रियासत के साथ को गद्दारी की है और इन पर ये आर्टिकल 5 का इतलाक होना चाहिए, जिसकी बुनियाद पे ये सारा, इसको ड्रामा कह लें या जो भी खेल है जो रचाया गया, आईनी था, कानूनी था, बहरहाल अब तो इसे गैर आईनी करार दे दिया गया है। अलबत्ता इसे गैर आईनी का ज़मीर साहब इसे कहा गया है, और 13 पैराग्राफ्स में लफ्ज़ गैर आईनी, आइन से मुतसादिम ऑलमोस्ट हर पैराग्राफ में ये कहा गया है। और इसमें तो अब कोई गुंजाइश नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कि अब वोटिंग से मैं समझता हूँ कि इनको भागना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बड़ा गलत इंप्रेशन गया। ओवरऑल भी मुल्क में अनसर्टेनिटी जो है उसमें इतना इजाफा हुआ। देखें कि आज डॉलर कहाँ पहुँच गया। ये तो खुदा न खास्ता 1-2 दिन ऐसी सिचुएशन रहती है, आज तो जज साहिबान को भी ये कहना पड़ गया। स्टॉक मार्केट की जो सूरत हाल है, जो हमारे जो डॉलर की और रुपए की कदर की जो सूरत हाल है, ये तो आम पाकिस्तानी सफ़र कर रहा है। और सियासी जमातें जो आर्टिकल 5 और 6 की बात करती रही, उसका तो फैसले में जिक्र ही नहीं है। इसका मतलब है वो एक सियासी बात थी। ज़मीर साहब, इमरान खान को आप बहुत अच्छी तरह देख भी रहे हैं, पिछले 3.5 साल, पौने 4 साल से तो बहुत गौर से देख रहे हैं। उससे पहले भी सियासी जद्दोजहद भी आपने देखी, और आप बहुत रिलीजियसली 2014 का धरना भी डे एंड नाइट कवर भी करते रहे। लाइकली इमरान खान जो लड़ने वाला है, जो कहता है मैं नहीं बाज आऊँगा, मैं लड़ूंगा, आखिरी वक्त तक लड़ूंगा, आखिरी खून के कतरे तक लड़ूंगा, डू यू थिंक कि वो सिर्फ उनका वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में जाना ही काफ़ी होगा, या कुछ उससे पहले वो कुछ और भी प्लान बी, कुछ व्हाट इज़ अप इमरान खान स्लीव? मेरे साहब, आइडियली तो उन्हें पहले ही वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में जाना चाहिए था, लड़ना चाहिए था, एक अच्छे खिलाड़ी की तरह लड़ना चाहिए था। खिलाड़ी ने को सिर्फ जीतना ही नहीं सीखना चाहिए, उसे हार भी सीखनी चाहिए। और ये तो एक खिलाड़ी के उन जो असूलों की खिलाफ वर्जी है, जो स्पोर्ट्समैनशिप है, स्पिरिट, इसकी खिलाफ वर्जी है कि आप मुकाबला ही नहीं होने दे रहे। पंजाब में क्यों नहीं मुकाबला होने दे रहे? क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा आप हार जाएंगे, आपका तो नैरेटिव जीतेगा। आप इनके हाथों हारें, आप कह रहे हैं ना कि ये साजिश हो रही है, आप कह रहे हैं ये अमेरिका करवा रहा है, आप कह रहे हैं कि सारे मिल गए हैं, तो ये तो आपका नैरेटिव स्ट्रेंथन होगा। पिछले 3-4 दिनों से देखें कि आपने जो नैरेटिव बनाया था वो नैरेटिव कहीं और चल पड़ा कि आप मुकाबला ही नहीं होने दे रहे। अब लोग सवाल करना शुरू हो गए कि आप मुकाबले से तो नहीं रोक सकते, आईनी चीज है, कोई गैर आईनी काम तो नहीं हो रहा ना। आपका नैरेटिव ये है कि ये सारे मिल गए, इन्होंने मिलकर मुझे इसलिए निकाल दिया, मैं इनका एहतसाब कर रहा था।
गैर मुल्की ताकतें मुझे देखना नहीं चाहती थी, गैर मुल्की एस्टैब्लिशमेंट मुझे देखना नहीं चाहती थी। तो इससे बेहतर आपके लिए क्या होगा कि आप आएँ, मुकाबले को फेस करें, अरकान मुनखरिफ हो गए, कोई मसला नहीं है, आप हुकूमत से जाएं, अगली मरतबा उनको टिकट ना दें। लोग एक्सपोज, आप कह रहे हैं जी लोग एक्सपोज हो गए हैं, आगे इलेक्शन तो होने हैं, 3 महीने बाद हों, 4 महीने बाद हों, 1 साल बाद हों। वैसे भी 2023 नहीं बल्कि अगस्त 2022 के बाद से तो ये इलेक्शन का साल था। आखिरी साल कभी भी हुकूमत का साल नहीं होता, आखिरी बजट कभी भी वो बजट नहीं होता, वो हमेशा एक ऐसा पॉपुलर बजट बस दे दिया जाता, सबको पता होता है कि इतनी आसान वोट होगी सेल करने की ऑपोजिशन के लिए। ये अब डिपेंड करता है इमरान खान क्या करने जा रहे हैं। जो इमरान खान साहब का जो स्टाइल अभी आप माजी करीब में ज़मीर साहब देखें तो वो मुकाबले में अगर जाना होता तो जा चुके होते। इसमें शहर इक़्तिदार में इस वक्त बातें हो रही हैं असम्बलियों से रेजिग्नेशन की, इस वक्त शहर इक़्तिदार में जो बातें हो रही हैं पीटीआई एन ब्लॉक रिजाइन कर जाएगी, ये एक ऑप्शन है जिस पे वो बात कर इस पे, और ये रिजाइन करेंगे। मैं समझता हूं कि ये बड़ा पॉलिटिकल ब्लंडर होगा। उसकी रीजन ये है कि बाई इलेक्शन होंगे, आइन में कोई दूसरी गुंजाइश नहीं है, चाहे 100 सीटों पर और आगे चले जाएंगे। और इलेक्शन तो फिर अपना जो टाइम पे होने हैं उस पे होंगे। अपोजिशन जमातें 2/3 अक्सरियत लेने के बाद फिर आइन में अमेंडमेंट भी कर सकेंगी। ये तो बड़ा पॉलिटिकल ब्लंडर होगा अगर ये रिजाइन कर जाते हैं तो। आजिज धामड़ा साहब, क्यों आप लोगों ने गैर मुल्की साजिश में घुसकर जो है वो इमरान खान साहब के लिए इतनी बड़ी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आए? देखिए, पहली बात तो ज़मीर साहब, मैं भुट्टो साहब के आइन की बहाली पे पूरी कौम आज खुशियां मना रही है जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं। वैसे आपने भुट्टो साहब का नाम लिया तो पीपल्स पार्टी से ज्यादा पिछले कुछ अरसे में इमरान खान साहब ने उनकी तारीफ की। जी जी, कि एक वो मर्द था और आज एक मैं तभी तो कहते हैं कि जिंदा है भुट्टो, जिंदा है। तभी तो हम कहते हैं, इस तरह नहीं कहते कि सिर्फ पीपल्स पार्टी कह रही है, तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस कह रहे हैं इस बात को। अच्छा, दूसरी बात, बड़ा अच्छा तबसरा हुआ कि रेजिग्नेशन के बारे में भी सोचा। अभी आपने जो बात की ना कि उनकी एक ना छोड़ने वाली एक तबीयत है, मैं छोड़ूंगा नहीं, उन्होंने किया क्या है अब तक? वो भड़कें, माजरत के साथ मुझे लफ्ज़ भड़कें इस्तेमाल करना, क्योंकि मेरी परवरिश नहीं है कि सख्त अल्फाज इस्तेमाल और नेशनल टीवी पे करूँ। दूसरी बात, जदोजहद। जदोजहद में तो जेल होता है, जदोजहद में तो कोड़े होते हैं, जदोजहद में तो फांसियाँ होती हैं, जदोजहद में तो आइन की रखवाली के लिए गड़ी खुदा बख्श भुट्टो में जाके सोना पड़ता है। यहाँ पर कुर्सी के लिए आइन को कुर्बान किया जा रहा है। तो इसलिए लफ्ज़ जदोजहद इमरान खान से कंपेयर ना कीजिएगा, बराए मेहरबानी। दूसरी बात, कभी भी अपने कारकुनों को ये नहीं कहा जाता कि फ़लाँ गद्दार है, उनके घर पे चढ़ दौड़ो। आपको मालूम है कि ये कंप्लेन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को थी, मीडिया को थी, कि उन्होंने सोशल मीडिया में एक गालम गलोच जो ब्रिगेड होती थी वो प्रोमोट ही इन्होंने की। गालियाँ, फैमिलीज़ के ऊपर गालियाँ, घरों के ऊपर अटैक होते रहे। आज इनको मजबूरन टीका जैसे कानून का सहारा लेना पड़ा। इसलिए वो गलती ना करें आप। अब आपको सीखना चाहिए, आपको फॉलोअर होना चाहिए उन तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस का। कम पीएमएलएन क्योंकि पंजाब में स्टेक ज्यादा है, उन्होंने तो वो मैडम पढ़ा है उनका नाम ले लेकर इम्पोर्टेंट बात यह है कि अब एहतसाब मैडम फरा का नाम लेने वाला था, उसके बगैर नहीं हो सकेगा। आपका अब वो क्रेडिबिलिटी बिल्कुल लूज हो गई कि अगर इल्जाम भी है तो इस मुल्क में इदारों में आए। नैब को खत्म कर देंगे नहीं, मैं तो कह रहा हूं नैब को उठना चाहिए, नैब को नोटिस तो देना चाहिए, मजीद फाल करेंगे। नैब को नोटिस तो देना चाहिए कम से कम। मजीद भी बात करते हैं नाज़रीन, अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आ गया और ऑपोजिशन जो चाहती थी वो हो गया। अब देखना यह है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो कह रहे थे कि मेरे पास प्लान ए जो उन्होंने कर दिया, प्लान बी भी है, प्लान सी भी है। अब प्लान बी और सी किस तरह होंगे, क्योंकि अब ज़्यादातर लोगों का और इंडिपेंडेंट एनालिस्ट अदील वड़ाइच का भी यही ख्याल था कि जनाब उनको अब कल अदम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के को फेस करना चाहिए। वो एक सही डिसीजन होगा और उसमें अगर नहीं जाएंगे और उससे पहले कोई भी कदम उठाएंगे तो शायद वो पॉलिटिकल सुसाइड भी हो सकता है। लेकिन ना जाने क्या होगा, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं आखिरी खून के कतरे तक लड़ूंगा। नदीम कुरैशी साहब, क्या आपकी नज़र में क्या फैसला करना चाहिए? प्लान बी क्या था, प्लान सी क्या था? पंजाब में अब क्या करेंगे आप लोग? जिस तरह अदील वड़ाइच का ख्याल है कि क्या हो जाता, क्या फर्क पड़ जाता? तो मंडी तो आप लोगों ने भी वैसे आप नहीं, लेकिन मतलब जो वजीर आला बनना चाह रहे थे शायद उन्होंने भी लगाई है।
मंडी नहीं लगाई। मैं तमाम चीजों में खुद शरीक हूँ, कतई कोई मंडी नहीं लगाई। एक ही नुकता, आइन का आर्टिकल 95। अभी ये आज धारा साहब ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की, दरमियान में इन्होंने तर्कश के तीर भी चलाए। आज इनका दिन है, इनका हक बनता है। मैं इनसे पूछूंगा, ये 18th अमेंडमेंट का बड़ा क्रेडिट लेते हैं और लेना चाहिए। उसका आर्टिकल 95 मुझे बतौर रुकने असेंबली पाबंद करता है कि मैं फाइनेंस बिल पे, नो कॉन्फिडेंस पे अपने पार्टी हेड की मंशा के खिलाफ वोट नहीं दे सकता। आइन का आर्टिकल 70 उसकी मजीद उसकी वजाहत करता है। तो फिर ये लोग जब खुद गैर आईनी काम करते हैं, ये हमारे मैं खुद इस बात पर बड़ा हैरान हूं। उसके दोनों पहलू है, एक वो मेमो है जो डिस्कस है और वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। तारीख साबित करेगी। आप अभी सोशल मीडिया में देख रहा हूँ, इंटरनेशनल चैनल्स कह रहे हैं कि वो मुल्क जो पाकिस्तान में रिजीम चेंज करना चाहता था वो सक्सेसफुल हो गया। कोई बात नहीं। एक इसका कॉमन मैन के लिए पहलू है कि वो लोग जो पिछले 4.25 साल से पंजाब में उस्मान बुज़दार साहब की कैबिनेट की फ्रंट रो का हिस्सा थे। अरकान असेंबली होते हैं, फिर कैबिनेट होती है, कैबिनेट में भी ये किचन कैबिनेट होती है 5-6-7 लोगों की। उनको ऐसी कौन सी मजबूरी सख्ती आई कि वो जैसे ये सिलसिला शुरू हुआ आज से 6 रोज पहले वो अपोजिशन के साथ जा मिले। ये बड़ी हैरानकुन बात है, ये बड़ी पुरस्कार बात है। बात कर रहा हूं। मुझे प्लान बी बताएं ना कि क्या है। बिल्कुल मैं आ जाता हूं। मैं आपको अर्ज कर रहा हूं, हमने देखना ये है प्लान जो भी हो। हमारा प्लान पाकिस्तान है, पाकिस्तान की आवाम है। हमने पूरी डेमोक्रेटिक फाइट की। अगर स्पीकर नेशनल असेंबली ने एक रूलिंग दी आर्टिकल 5 के तहत, बिल्कुल किसी मुल्क को ये हक हासिल नहीं है किसी सॉवरेन कंट्री के, तो वो लेटर लिखिए और वो कहे कि जी रिजीम चेंज करें। बिल्कुल उस तरफ भी बिल्कुल आपने सही फरमाया। मैं चाहूंगा राना एहसान अफजल साहब, कुछ नजर आता है कोई प्लान बी, प्लान सी? आप अच्छा पहले चलें, आप आजिज दामरा साहब जवाब देना चाह रहे हैं। नहीं, नदीम साहब से मैं ये पूछना चाहता हूं कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आपने अब कहा है कि हमारा प्लान सिर्फ पाकिस्तान है। वो जो नंबर प्लेट आपने लगाई हुई थी, कम से कम उसका तस्करा आज नहीं कर रहे हैं कि नया पाकिस्तान या पुराना पाकिस्तान। तो पहली बात ये। और दूसरी बात, अभी इन्होंने मुझसे पूछा 18th अमेंडमेंट के बारे में। देखिए 18th अमेंडमेंट के बारे में अगर आपसे कोई इख्तिलाफ कर रहा है, जैसे नेशनल असेंबली में हुआ 172 रिक्वायर्ड है वोट्स, 176 हमने शो किए आपके अराकीन के अलग, उससे अलग हमने शो किए हैं। उसके बावजूद अगर आप कह रहे हैं ना कि ये क्या सूझी हमारे मेंबरान को, तो ये जो जहाज भर भर के आपने हुकूमत बनाई थी कि हमने पीपुल्स पार्टी की 2 विकेटें गिरा दी, जमीर जाग गया, PMLN की 4 विकेटें गिरा दी, जमीर जाग गया। तो उस वक्त क्या था? उस वक्त भी 18th अमेंडमेंट, हाँ उस वक्त भी 18th अमेंडमेंट था, उस वक्त भी 18th अमेंडमेंट थी। और दूसरी बात यह है कि अगर कोई रुकन आपके अगेंस्ट उसके बावजूद भी वोट देता है तो वो अपना नुकसान कर रहा है। बिल्कुल। और आपने महंगाई इतनी की हुई है, डॉलर कहां पहुंचा हुआ है, लोग आपसे बेजार हैं। आप नहीं जा सकेंगे बाजारों में। आप लोग कैसे मैनेज करेंगे? राना एहसान अफजल साहब, माशाल्लाह आपका भी बड़ा इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, आप बड़ी स्टडीज भी करते हैं और आप बड़ा देखते हैं। किस तरह संभालेंगे इन तमाम मईशत, इस सूरत हाल को? क्योंकि मैं सुन रहा था शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि मैंने उस वक्त भी चार्टर ऑफ इकोनॉमी का कहा था और आज फिर मैं चार्टर ऑफ इकोनॉमी। तो आप लोग फिर दोबारा चार्टर ऑफ इकोनॉमी करने के लिए तैयार हैं, चाहे वो अपोजिशन इमरान खान साहब की ही हो? देखें, बदकिस्मती से जमीर साहब जो पिछले 3.5 साल रहे, वो इमरान खान की ईगो जो है वो पाकिस्तान को ले बैठी। ये आदमी इस काबिल नहीं था कि ये सबको इकट्ठे लेके चल सके, ये अपने कोएलिशन पार्टनर्स को इज्जत दे सके, ऑपोजिशन को इज्जत दे सके और सबको कंसेंसस डेवलप कर सके। लेकिन मैं अब समझता हूं कि अब ये जो एक कह लें कि पोलराइजेशन थी, उसको हम खत्म करेंगे। हम सारी जमातों को साथ लेके चलेंगे, कंसेंसस के साथ लेके चलेंगे, और यही आज के वक्त की जरूरत है। हमने पहले भी देखें, आप भूले मत कि 16-16 घंटे लोड शेडिंग थी, 2400 बम फटता था 1 साल के अंदर, और बदतरीन सूरत हाल थी मईशत की, अभी भी आज भी है। हमने उसको भी संभाला दिया था। इसहाक डार साहब ने बड़ा कामयाब तरीके से पाकिस्तान की इकोनॉमी को रिवाइव किया था। इंशाल्लाह ताला वो फिर करेंगे और हम लोग आगे इस मुल्क को जो है वो लेके चलेंगे, बेहतरी आएगी। लेकिन यहाँ मैं एक चीज आपको, आप प्लान ए प्लान बी की आप पूछ रहे थे PTI की, तो ये प्लानिंग अब खत्म करें, पाकिस्तान के आइन के मुताबिक चलें। आपने पहले ही एक बहतान लगाया, तो वो नदीम कुरैशी साहब ने कह दिया ना कि अब प्लान पाकिस्तान है। बिल्कुल आप भी सही कह रहे हैं कि अब सिर्फ प्लान पाकिस्तान होना चाहिए अक्रॉस द बोर्ड तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का। अदील बड़ाइच, क्विक कमेंट, बड़ा मतलब न्यूट्रल, एज न्यूट्रल डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का, और
चाइना, ईरान, टर्की, रशिया जो बाकायदा कह चुके हुए हैं, अब वहां पे हमारी फॉरेन पॉलिसी आगे क्या देखेगी? देखें, एक बात वाज़ेह है, सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले को टच नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट उस मामले पे नहीं गई। अपने जो मुख्तसर 13 पैराग्राफ पर मुश्तमिल फ़ैसला है उस मामले को टच ही नहीं किया, जिसकी बुनियाद पे ये सब कुछ हुआ है। तजिया लेना चाह रहा हूं मैं, डिसीजन से तो न्यूट्रल है। अच्छा, वो आप कह रहे हैं कि अच्छा वो जी, वो उस जानिब नहीं गए, लेकिन ये मामला आगे चलता रहेगा, ये मामला दबेगा नहीं। इमरान खान की सारी सियासत ही इस पे अब बेस कर रही है। इमरान खान जो हैं, ये जो डिप्लोमेटिक केबल आई है, ये जो असद मजीद साहब का ख़त था, उसकी बुनियाद पे पाकिस्तानी सियासत में आगे शोर अभी मचता नज़र आ रहा है। और इसमें मैं समझता हूँ कि अब इन लोगों को आगे बढ़ना चाहिए इस चीज़ से हट के। ये आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, गद्दारी, एक दूसरे को ताना कि जी आपने आइन तोड़ दिया, आप पर आइन तोड़ने का अब मेरा ख्याल है मिनिस्ट्री की बहुत स्ट्रॉन्ग वर्डेड स्टेटमेंट थी। आने वाली हुकूमत इंटरनेशनल डिप्लोमेसी किस तरह मैनेज करेगी, खासतौर पे ईरान, टर्की, चाइना, रशिया? मेरे ख्याल में ज़ाहिर है ये एक मुश्किल काम ज़रूर होगा, लेकिन इस वक्त जो बहुत से मसाइल हैं उन मसाइल से निकलने में भी मदद मिल सकती है। उसकी रीज़न ये है कि इस वक्त जो पाकिस्तान की आर्म ट्विस्टिंग हो रही है वो अमेरिकन कैंप से हो रही है। और इस वक्त इमरान खान साहब ने जो ऐलान जंग कर रखा है, ऐलान जंग करने के बाद शहबाज शरीफ के लिए उन्होंने सहूलत जरूर पैदा कर दी है कि वो चीजें बेहतर भी हो सकती हैं। और जिन्होंने इस वक्त जो 4 मुल्क के नाम ले रहे थे उनसे भी मामला बेहतर हो, इस पर मजीद भी बात कर रहे हैं। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू जारी है। अदालत उज़्मा का बड़ा फैसला आ चुका हुआ है। अब देखना यह है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब क्या डिसीजन लेते हैं। और जो मैं समझता हूं कि जो उन्होंने मेरा ख्याल है कि पिछली जुमेरात को जो उन्होंने तकरीर की थी, जो कौम से खिताब किया था, उसमें मैं ये कहता हूं कि वो एक उन्होंने इलेक्शन कैंपेन शुरू कर दी थी। तो जहां वो अपोजिशन को दावत दे रहे थे कि इलेक्शन की तरफ, जो शोर मचा रहे थे कि इलेक्शन की तरफ आए, तो उन्होंने वो दे दिया कि इलेक्शन की तरफ जाते हैं, और उन्होंने वो कैंपेन भी शुरू कर दी थी। लेकिन अब जो हालात जो लग रहे हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो एक आई है डिटेल, और आज जो उनको खास तौर पर बुलाया गया है, उस पर बात कर लेते हैं। मैं अदील वड़ाई से शुरू करता हूं, क्योंकि अदील वड़ाई ज़रा थोड़ा सा इस चीज़ को बड़ा गौर से देख रहे थे, तमाम अदालती और वैसे भी कोर्ट रिपोर्टर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के। अदील वड़ाई, लास्ट मिनट पे इलेक्शन कमीशन को बुलाना, सेक्रेटरी को, और उसके बाद फिर इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का भी वहां पहुंचना, हाउ सिग्निफिकेंट इज दैट फॉर दिस जजमेंट? देखिए, उस वक्त तो जजमेंट तो लिखी जा चुकी थी ना, उसमें तो कुछ बिल्कुल लिखी जा चुकी थी। वो उस वक्त यही तवक्को की जा रही थी कि शायद कोई अदालत इलेक्शन के हवाले से कोई चीज़ पूछना चाह रही है और मामलात इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अब चूंकि ये मामला सेटल हो गया, ये मामला खत्म हो गया, तो जो 2-3 सवाल हुए वो किस रेलेवेंस में थे? मुझे मतलब जहां पे ये इसमें जिक्र कहीं नहीं है। असल में हो सकता है कि जो जज साहिबान, कुछ जज साहिबान के कंसर्न हो कि इलेक्शन की तरफ जाने के हवाले से, हो सकता है, मुमकिन है। और जब फैसला लिखा जा रहा होता है और जब फैसला फाइनलाइज किया जा रहा होता है, उस वक्त चैम्बर में जो डिस्कशंस हो रही होती हैं, उनमें चीज़ों की क्लैरिटी लेने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। उसके बाद अगर किसी को कोई इब्हाम है, किसी को कोई किसी चीज़ का कोई शक है, तो वो दूर करके ताकि कंसेंसस के साथ फैसला आने के लिए इस तरह की कोशिशें होती हैं। और यही वजह है कि फैसला 5-0 के साथ आया है। तो अब ऑपोजिशन, मतलब लेट्स अज्यूम कि वी आर उस वक्त में हम पहुंच चुके हैं जहां पे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हैं और एक असेंबली है जो वर्किंग असेंबली है, वो किन किन चीज़ों को अंडू करेगी, किन किन चीज़ों को रिफॉर्म्स में लेके आएगी? उनको एम्पल टाइम मिल जाएगा सब कुछ करने के लिए? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने तो वाज़ेह तौर पर कह दिया ना कि जी हम तो अक्टूबर से पहले इलेक्शन नहीं करवा सकते। देखें ज़मीर साहब, जो इंतखाबी इस्लाहात होनी हैं वो होनी है, इलेक्शन एक्ट में तरमीम करनी है, वो सादा अक्सरियत के साथ कर सकती है, अपोजिशन के पास नंबर पूरे हैं। लेकिन ये सादा अक्सरियत से करने वाली चीज़ नहीं होती, ये कंसेंसस के साथ, जिस तरह इलेक्शन एक्ट 2017 बनाता, तमाम लोगों को बैठना होता है, उसके लिए पार्लिमानी कमेटी बनती है, कमेटी रूम नंबर 5 में, कॉन्स्टिट्यूशन रूम में बैठ के तब उन इस्लाहात का फायदा है। लेकिन जो इस्लाहात अभी देखें रिसेंटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की हैं, वो ऐसी इस्लाहात की हैं कि वो खुद ही उन पर यकीन नहीं रखते। वो खुद ही कह रहे हैं चलें जी इसके बगैर भी इलेक्शन होते हैं तो हो जाए, कोई मसला नहीं, 3 महीने में इलेक्शन हो जाए। तो ऐसे तो इलेक्शन का फायदा नहीं है। आजिज़ धामरा साहब, ज़मीर साहब, ये जो आप इलेक्शन वाली और जो जज के रिमार्क्स और अभी जो फैसला आया उस पर बात कर रहे हैं, देखिए 18th अमेंडमेंट के बाद जो प्रोविंशियल असेंबलीज थी
वो सिंध असेंबली का अपना एक बात थी कि वहाँ पर हमारी अक्सरियत है और वहाँ पर चीफ मिनिस्टर क्यों एडवाइस देते कि वहाँ असेंबली तो खत्म एमक्यूएम ने सबसे बड़ा इशू तो वहां उठाया हुआ है सेंसस के हवाले से। बिल्कुल बिल्कुल, ये असेंबली इलेक्शन वाली बात कर रहा हूँ, ठीक ये है। इस पोजीशन में सिंध तो नहीं है ना, कम से कम पंजाब में आपका चीफ मिनिस्टर है नहीं, और जब भी आप इलेक्शन कराएंगे पंजाब का चीफ मिनिस्टर अब अपोजिशन का बनना है, नंबर 1, क्योंकि वहां पर जो माहौल है इस सूरत हाल में दो सूबे अगर आपको एडवाइस नहीं कर रहे हैं इलेक्शन के लिए, तो ये इलेक्शन नेशनल असेंबली का होता, प्रोविंशियल असेंबलीज का नहीं होता। हाँ, केपी अगर ये कर देता तो वो अलग बात थी, एडवाइस दे देता। बलूचिस्तान की सूरत हाल भी क्लियर नहीं थी। नहीं, मैं बात कर रहा हूं कि कौन से रिफॉर्म्स लाना जरूरी होंगे इलेक्शंस में जाने अभी से की बात बिल्कुल 2017 का जहां तक कोट किया, मैं उस टाइम पार्लियामेंट का हिस्सा था, और ये अब हम उस टाइम भी आया था क्योंकि वन टाइम एक अमेंडमेंट करनी थी उस पुरानी सेंसस पे इलेक्शन के लिए जो असेंबली ने की 5% रेंडमली फिर रीचेक करने के लिए, वो बाद में हुई नहीं, मगर वो इलेक्शन हुआ 2018 का। उसके बाद रिफॉर्म्स की जरूरत है, और अभी हमारी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की, हम इंक्लूड पीटीआई को भी कहेंगे कि आए अब मिल बैठ के पाकिस्तान जो समझते हैं ये ईवीएम वगैरह, ईवीएम हो गया, ओवरसीज पाकिस्तानीज हो गए। नदीम कुरैशी साहब, ये सब कुछ आपको लग रहा है कि अंडू होने जा रहा है, तो फिर क्या इलेक्शंस में जाएंगे? हमने तो हर सूरत इंतखाब में जाना है, अवाम के पास जाना ही किसी भी कंफ्यूजन के हल का बेहतरीन जवाब होता है। मैं आज की बतौर पाकिस्तानी अभी आपके ब्रेक के दौरान मैं सोच रहा था कि बड़ा अच्छा किया सुप्रीम कोर्ट ने 4-5 रोज में इस इशू को वाइंड अप किया, लेकिन काश वो 63A के हवाले से जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस है उस पर भी नजर करम फरमाते, और वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं सर। मैं आपको जी, उन्होंने लिखा, इट इज हाउएवर क्लैरिफाइड दैट नथिंग इन दिस शॉर्ट ऑर्डर शैल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ आर्टिकल 63A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड consequences thereof in relation to any member of the assembly if he votes on the resolution, or if such be the case the election of a prime minister thereafter in such manner as is tantamount to his defection from the political party to which he belongs within the meaning of the said article। वो वहीं पर है, उसको नहीं छेड़ा गया। नेक्स्ट सर, क्लियर कट उसमें कंफ्यूजन थी कि कोई शायद अगर वो सेपरेट एक रेफरेंस पड़ा हुआ है, वो भी मैं अदील भाई से मैं पूछ लूंगा। बिल्कुल, राना एहसान अफजल साहब, क्विक कमेंट, कितनी चीजें तब्दील करनी है आप लोगों ने? सबसे बड़ा चैलेंज तो मईशत है। जो कुछ भी होगा वो कंसेंसस के साथ होगा। देखिए, जो कुछ भी होगा वो कंसेंसस के साथ होगा, जो पहले मिसिंग था। लेकिन यहाँ मैं 2-3 पॉइंट्स को मैं सिर्फ उसके ऊपर अपना ओपिनियन देना चाहता हूँ। यहाँ कहा गया कि कहीं आइन शिकनी की बात नहीं की गई। देखिए, गैर आईनी इस अमल को डिक्लेयर किया गया, जिस अमल की बेसिस इंटरनेशनल कंस्पिरेसी थी उसको कोर्ट ने रद्द कर दिया। तो इससे टच नहीं किया राना एहसान अफजल साहब, बिल्कुल भी टच नहीं किया। आदिल बड़ाइच का कमेंट यही था कि उस इशू को टच नहीं किया गया। जब आप उस अमल को गैर आईनी डिक्लेयर कर रहे हैं तो इट मींस कि आइन वायलेट हुआ है, तो वो गैर आईनी अमल हुआ। चले, बिल्कुल सही, आपका पॉइंट आ गया। माजरत से मेरे पास टाइम कम है, मैं क्विकली, क्योंकि मैं चाहूंगा कि अदील बड़ाइच ये दो चीजें, आर्टिकल 63A और फिर वही कि जो वाली बात। देखिए, अगर तो इमरान खान मुकाबले में जाते हैं तो उन तमाम लोगों के खिलाफ एक्शन लेना, बल्कि उससे पहले वोट से रोकने का इख्तियार मैं समझता हूं अभी तक है। वोट कास्ट होगा, लेकिन काउंट करने का जो ना करने का इख्तियार जो है मैं समझता हूं स्पीकर के पास होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो प्रोसीजर और इस तरह के मामला में वैसे नहीं जाएगी। तो जहां तक मामला सदारती रेफरेंस अभी वहीं पे पड़ा हुआ है, सदारती रेफरेंस अभी वहीं पे पड़ा है, और उस पे आगे जाके प्रोसीडिंग्स होनी है, वो राय आ जाएगी और वो मुस्तकबिल के लिए वो कारआमद रहेगी। दूसरा आपका सवाल था आर्टिकल 5 और 6 के हवाले से, कहा कि वो मतलब है उसी रूलिंग की वजह से ही तो वो जो इशू है वो खत्म हो गया। नहीं, वो तो एक पॉलिटिकल इशू था मैं समझता हूं, और वो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड का इशू है। अगर वो करना है तो वजारत दाखिला ने भी जो इनके पास वक्त है वो करना है तो वो कर सकते हैं, तो कर लें। अदरवाइज वो अदालत तो उस मामले पे गई नहीं है, तो उस मामले वो मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हद तक है, जब तक वो हुकूमत में है उनकी हद तक है। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर आजिज धामड़ा साहब, अदील बड़ाइच, राना एहसान अफजल, नदीम कुरैशी साहब। नाज़रीन, सूरत हाल अब हमारे सामने है, एक शॉर्ट ऑर्डर आ चुका हुआ है, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब देखना यह है कि जो इस वक्त अब दोबारा हुकूमत इंटैक्ट है वो आइंदा इस 24 या 37, 37 घंटों में क्या काम करती है, और बेहतरीन फैसला तो यही होगा कि बाकायदा दिल बड़ा कर कर पार्लियामेंट में जाया जाए, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को फेस किया जाए, और उसके बाद आइंदा जमहूरी अमल को इसी तरह जारी रखा जाए। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।